यूक्रेन से लौटी छात्रा का छलका दर्द, कहा मौत का मंजर देखकर आई हूँ। बस्ती। यूक्रेन और रूस की छिड़ी लड़ाई में अन्य देश के लोगों पर क्या बीती ये तो आज पूरे विश्व को पता है। कितने खो गए, कितने अपनों से मिल गए, कहना मुश्किल है। ऐसे में हम बात कर रहे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की रहने वाली अपूर्वा श्रीवास्तव की, जो अपने सपनों को पंख देने यूक्रेन गई। अपूर्वा डॉक्टर बनना चाहती थी। 4 साल बिताने के बाद जब 5वें साल यानी फाइनल ईयर में पहुंची तो यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी गई। क्या कुछ हुआ यूक्रेन में, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अपूर्वा श्रीवास्तव है और मैं वहाँ यूक्रेन में 5th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी। और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम इवानो फ्रैंकिव्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जी। तो कैसे यूक्रेन में जब आप थे तो इतना वहाँ पे सब चल रहा है, लड़ाइयाँ मची हुई है, तो अपने आप को कैसे सेवली करके आप इंडिया तक पहुँचे? क्या कुछ हुआ वहाँ पर? जी, वहाँ पे तो 24th को अटैक स्टार्ट हुआ था। तो जब हमने अटैक का पता चला, मतलब हमारे 5 से 6 किलोमीटर दूर ही एयरपोर्ट पे अटैक आया था। सबसे पहले मिसाइल वहाँ आ गई थी, इवानो फ्रैंकिव्स के एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ उसके बाद काफ़ी पैनिक सिचुएशन हो गई थी। सभी बच्चों में मतलब काफ़ी डर बैठ गया था कि अब क्या होगा, और कभी भी कोई भी मतलब ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी कोई भी मिसाइल और आ सकती है। तो हम लोग बहुत डर गए थे। तो जैसे ही पता चला, हम सबसे पहले खाना वगैरह का इंतज़ाम किया हमने। फिर एटीएम वगैरह की जल्दी से पैसे निकाले। हालांकि बाद में सब बंद हो गया था, मतलब 1-2 घंटे में एटीएम लाइंस लग रही थी लेकिन एटीएम ऑपरेशनल नहीं थे। फिर पैसे भी सब बंद हो गए थे। और खाना वगैरह सभी लोग, यूक्रेनियंस लोग भी, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा रहे थे, तो सब खाली हो गया था। और हम लोग मतलब अगर हम लोग सामान लाए थे तो ज़्यादा दिन तक हम लोग वहाँ नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इतना खाना नहीं था हमारे पास। और हम जब मतलब एक दिन बीता, धीरे धीरे बीत रहा था, वो 24th वाला दिन जिस दिन अटैक हुआ था, उस दिन हम लोग मतलब ना सो पा रहे थे, कोई खा पी भी नहीं पा रहे थे। बहुत ही डर लग रहा था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो हमने एम्बेसी वगैरह को भी कॉल किया, तो वहाँ पे यही पता चला कि धीरे धीरे हम इवैक्यूएशन स्टार्ट करेंगे और मेनली जो ईस्ट एरिया से स्टार्ट करेंगे, और आपके आने तक टाइम लगेगा। तो हमने ये सोचा कि कितना टाइम लग सकता है, और एक मिसाइल ऑलरेडी आ चुकी है, कभी भी दूसरा अटैक हो सकता है। तो हमें जल्द से जल्द ये प्लान करना होगा कि यहाँ से निकलें हम कैसे भी करके। तो हमने ग्रुप में, हमारे 4 बच्चे थे साथ में ग्रुप थे, तो हम सब ने मिल के डिसाइड किया कि नहीं, हम निकलेंगे 26 की सुबह। हमने बसेस बुक की। बस वाले ने भी काफ़ी किराया लिया, लेकिन उस वक्त जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो हम लोगों ने पैसे वगैरह दिए उसे। लगभग कितने कितने रुपए का नाम लगभग 1 लाख पर बस था। तो टोटल मतलब पर हेड तो मतलब वही हमें 1500 ग्रेवेंस और ऐसे वहाँ के हिसाब से जी जी पड़े। तो मतलब सभी बच्चों को पे करना पड़ा। कुछ बच्चों के पास जैसे एटीएम से निकालने का टाइम नहीं मिला, पैसे नहीं मिल पाए, तो जी। उनके पैसे भी हमने लगा के पे किए, क्योंकि हम लोग सीनियर्स थे। तो ये कितने किलोमीटर तक बस की थी आपने? ये 210 अप्रॉक्स किलोमीटर्स थे, जी। रोमानियन बॉर्डर की तरफ। जी जी। और हमें 13 किलोमीटर पहले ही बस ने रोक दिया, जी। क्योंकि वहाँ बहुत लंबा जाम था। यूक्रेनियंस भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी गाड़ियों का लंबा जाम था। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब यहीं पे उतरना पड़ेगा। तो 13 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चल के गए, और हमारे पास सामान वगैरह सब था, और उसको लेके हमने 13 किलोमीटर की जर्नी शुरू की। तो हमें ये था कि नहीं, एक बार हम बॉर्डर पे पहुंच गए, क्रॉस हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, तो बस चलो चलते जाओ। तो हम चलते गए, तो एकदम थके हुए फिर हम लोग वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे, तो देख रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ है बच्चों की। मतलब रात हो गई थी, हमें मतलब 6-7 बज गया था रात का, शाम का। और हम लोग देख रहे हैं कि सब इतनी भीड़ है वहाँ पे कि मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ना जो कैफ़े वगैरह वो सब भीड़ में खड़े हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्मी थी इतनी ठंड में। लेकिन नीचे ही हमने बेडशीट वगैरह बिछाई वहाँ घास पे ही, और किसी तरह हमने ग्रुप बना के बैठे हम, और सारी रात वहाँ बितानी पड़ी हमें। मतलब बहुत ठंड थी, -6 से -10। बर्फबारी भी हो रही थी मेरा ख्याल से उस बीच। जी नहीं, हल्की सी। हाँ, उसके हल्की बर्फबारी हो रही थी। जी। और काफ़ी ठंड थी, मतलब हम लोगों को बहुत ही मुश्किल हुई उस दिन। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग पता नहीं बचेंगे कि नहीं, क्योंकि खाना पीना भी हम लोग जो ले गए थे वो
एक टाइम के बाद ख़त्म हो गया था और सब जम गया था एक तो, लेकिन तब भी हम लोगों ने खाया क्योंकि जान बचानी थी कैसे भी करके। और वहाँ पे बस हम लोग सभी प्रे कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। एंट्री मैक्सिमम यूक्रेनियंस को दे रहे थे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग जैसे 50 की एंट्री अगर हो रही है तो उसमें 45 यूक्रेनियंस जाएंगे और पाँच सिर्फ इंडियंस या फिर नाइजीरियंस को भेज रहे थे। क्या आपने उस वक्त इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया था? जी, उस रात को जो 24/7 हेल्पलाइंस होती हैं सब पे हमने कॉल किया, कहीं पे भी नहीं लगा हमारा नंबर। क्या पता रात में नहीं लग रहा, हमारी बैटरी भी बहुत कम बची थी। जी। जितना हो सका उतना किया, फिर फ़ोन ऑफ हो गया था हम लोगों का, सबका ही फ़ोन ऑफ हो गया था। हम लोग मतलब हेल्प का वेट कर रहे थे। चार्जिंग पॉइंट कहीं कुछ हमें ये बताया गया था कि बॉर्डर पे ऑफिशियल्स मिलेंगे, वो गाइड करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। बॉर्डर पे कोई नहीं मिला हमें। एक्चुअली यूक्रेनियन बॉर्डर पे तो कोई भी नहीं मिला, रोमानियन बॉर्डर पे मिले थे, मतलब जब हमने क्रॉस कर लिया तब। लेकिन वहाँ हमें क्रॉस करने की परेशानी आई, वो बहुत ही मुश्किल थी बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ में सब लड़कियों का घुसना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। हम लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मतलब उस भीड़ में पैनिक में बच्चे बिल्कुल भीड़ लगा लिए थे गेट पे, और उसकी वजह से यूक्रेनियन मिलिट्री एंट्री भी नहीं दे रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ में वो एंट्री नहीं दे सकती थी। लेकिन मतलब अब सभी को निकलना था, तो हमने पूरी कोशिश की भीड़ में, लेकिन किसी की सांस रुक रही है, उसमें कोई बेहोश हो रहा है, उस भीड़ में खड़े होना बहुत ही मुश्किल था। क्यों कही कि आप लोग मौत का मंजर देख रहे थे और ये था कि ज़िंदगी अब रहेगी या नहीं रहेगी। जी। ऐसे में जब आप वापस आए हैं तो कैसा आपको लगता है कि एक नई ज़िंदगी आपको मिली है? जी, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब वहाँ के हालातों के बारे में अभी कैसा फील करते हैं आप? अभी तो बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि मैं पहले ही बैच में, मतलब शुरुआत में ही पहले 2 बैच जो आए हैं वहाँ से उसमें आ गई हूँ। बाकी के बच्चों ने और बहुत कुछ झेला है। हमने भी सामने से फायरिंग वगैरह देख ली, जो कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसा देखने को। और खाने पीने की भी दिक्कत हो गई थी काफ़ी, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। सारे बच्चों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और सब जो है मतलब सारे बच्चे लगे रहे। ये जितने भी इंडियन बच्चे थे सब ने, किसी ने ऐसा नहीं था कि कोई बदतमीज़ी कर रहा हो या उसमें कोई बदमाशी कर रहा हो, कोई मतलब धक्का मुक्की तो चल रही थी, इन्होंने बताया था, लेकिन ये था कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट बहुत कर रहे थे। तो इनके ग्रुप के भी 7-8 बच्चे थे जो थे, वो भी सब एक साथ थे, तो इसलिए मतलब हम लोगों को भी रिलीफ था कि चलो कोई है साथ में सब लोग, क्योंकि हम लोगों का फ़ोन किसी से किसी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो घर में एकदम ऐसा हो गया था कि बस टीवी 3-4 दिन से ऑन ही थी, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं था पता चलने का कि आखिर कहाँ है ये। तो इस तरह से मतलब किसी तरह से दूसरे दिन पता चला था, फिर इसने बताया था कि बॉर्डर क्रॉस हुआ है। हाँ, जब आपको पता चला कि ये वहाँ पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में और वहाँ पर इस तरह के हालात हैं, तो आप लोगों की यहाँ पे क्या? बहुत हम लोग डर गए थे और सारे मतलब सब कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था एक दूसरे से। हम मेरी मम्मा और पापा हम लोग थे, तो हम 4 ही लोग हैं। फोन अटेंड कर रहे थे, सबका जो कॉल्स आ रहे थे सब लोग ये लोग ही देख रहे थे। हाँ, सबका फोन मुझे तो घर से जितना आ भी रहा था। थोड़ी बहुत बैटरी मिल रही थी, 10 मिनट फ़ोन ऑन करके फिर ऑफ करना था हमें। तो हम बस मम्मी पापा को इन्फॉर्म करके कि हम अब यहाँ हैं, जहाँ पे भी बैटरी हमें चार्ज करने को मिल रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि सबसे तो बात नहीं हो सकती थी, तो मम्मी पापा ही मेनली सबको हैंडल कर रहे। सबका ही कॉल आ रहा था, सबके मैसेजेस आ रहे थे। मेरे सारे परिवार में जितने लोग हैं सभी लोग परेशान थे, जितने लोग मुझे जानते हैं, कि बस वहाँ से कैसे भी हम लोग प्रे कर रहे थे कि किसी तरह बस। अच्छा, तो जब आप इंडिया में आ गए, जब वहाँ से आप सेफली आ गए, तो इंडिया से आपको क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिली कि आप अपने घर तक पहुँचे? हाँ, इंडिया में तो इंडिया का हाँ, थोड़ा तहे दिल से मैं ये उनका शुक्रिया करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमें मतलब वहाँ से जो फ़्लाइट्स आ रही थी, जो अवेलेबल फ़्लाइट्स करवाई उन्होंने, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए इंडिया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमारी फ़्लाइट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट थी, खाना पीना उसमें जो भी था सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो घर तक आने में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आई मैं घर तक आराम से, आगे पूरा इंतज़ाम किया था गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं कि अब आगे आप और क्या कर सकते हैं? अब आप आगे क्या करेंगे? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है सबके सामने कि हम लोग आगे क्या करेंगे अब। लेकिन हमें फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर हम चला सकते हैं फैकल्टी के साथ तो ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, लेकिन हमें भी पता है कि वहाँ पे क्या हालत हो रही है और फैकल्टी इस
उसमें नहीं है कि हमारी क्लास ले सके वो, तब भी हम विश्वास कर रहे हैं कि सब अच्छा हो आगे। और हम लेकिन गवर्नमेंट से यही मेरी मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, स्पेशली जो फाइनल ईयर्स जो हम 4-5 साल गुजार चुके हैं वहाँ पे, हमने फीस सबमिट की है, सारी पढ़ाई कर चुकी है, तो हमारा तो जो मतलब बहुत ही कम अब टाइम था और करियर ही मतलब अब हम फिर से वो 5 साल की पढ़ाई नहीं कर सकते। हम फर्स्ट ईयर का सोच सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पर हम लोग जो सीनियर बच्चे हैं जो हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया था एक तरह से कोर्स, अब डिग्री मिलने को थी लेकिन ऐसा हो गया। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ सोचें इस बारे में, और यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में अगर हमें इंटर्नशिप की दे देते हैं, क्योंकि 5 इयर्स का कोर्स हमने कर लिया है, या फिर एडमिशन दे दें 1 साल और आप प्रैक्टिस, तो वो भी इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन कुछ सोचें जल्द से जल्द, और हम आराम से रुकने को तैयार हैं 1-2 महीने, लेकिन हमें एक अच्छा फ्यूचर मिले, क्योंकि काफ़ी ज़िंदगियाँ इस पे टिकी हुई हैं। तो जो अभी यूक्रेन में लोग हैं, अब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूक्रेन के लोगों के लिए तो मैं बस प्रे कर रही हूँ और उनसे कह रही हूँ कि उनके प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, तो उन्हें भी वो बहुत ही यूनिटी के साथ चलते हैं यूक्रेन के लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ के सेलिब्रिटीज़ तक उतर आए हैं लड़ाई के लिए, तो वो लोग काफ़ी यूनिटी में हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं प्रे करती हूँ एज रशिया का, हम भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है रशिया, तो उसके लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि सब पीस हो जाए, जल्दी शांति आ जाए वहाँ पे भी, और हम भी फिर से नॉर्मल लाइफ अगर हो सके तो वापस जाके फिर से कंप्लीट कर सकें। एक तरह से अपने खैर ये चीज़ ऐड नहीं है, बात बाद में सुने। मुझे फादर का नाम, मदर का नाम थोड़ा बता दीजिए, हिंदी आपका। मेरे फादर का नाम मिस्टर सुधीर किशोर श्रीवास्तव, और मेरी जो बैंक में है, और जो मेरी मम्मी का नाम मिसेस पूनम रानी श्रीवास्तव। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं बस्ती उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, रामेश्वरपुरी से। अपूर्वा की तरह ना जाने कितने बच्चे 2 देशों की लड़ाई में पीस गए, उनके सपने के टूट गए और कुछ के तो दम भी टूट गए। ऐसे में अपने देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए, आखिर हमारे देश में वैसे स्कूल, कॉलेज या सुख सुविधाएं क्यों नहीं है, जिससे अपने लोगों को अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ता है और अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अब देखना होगा इन मुद्दों पर कब सचेतेगी सरकारें। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट।